एक ऐसा देश है जिसका वेस्ट एशिया में उनके बॉर्डर मिलते हैं इराक से, उनके बॉर्डर मिलते हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ इराक है। फिर उसके बॉर्डर मतलब बहुत से देशों में इस तरफ मिलते हैं। अफगानिस्तान से उसका बॉर्डर मिलता है। इराक के बॉर्डर की वजह से वो वेस्ट एशिया में आ जाता है। और फिर उसके बाद गल्फ में उसका कंट्रोल है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज में। वहीं पे सारे देश हैं, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ये सारे देश वहीं पे हैं, जो कि बहुत ही कम दूरी पे हैं वहां से। तो सी वाला बॉर्डर आप समझ लीजिए उनसे मिलता है, सी कनेक्टिविटी है उनके साथ। फिर सेंट्रल एशिया में उसके कई देशों से बॉर्डर मिलते हैं। इस वजह से ईरान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से उसके बॉर्डर मिलते हैं, और आजादी से पहले भारत से भी वो जुड़ा हुआ था, रेल कनेक्टिविटी थी भारत से वहां तक, जो अब पाकिस्तान ने कट कर दिया का। ईरान काफी शक्तिशाली देश है। ईरान के पास बहुत वेपन सिस्टम भी हैं, और ईरान इतने सैंक्शंस के बावजूद बहुत एक पावरफुल कंट्री के रूप में इमर्ज कर गया है। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सबको। मेरा नाम डॉक्टर शुभदा चौधरी है और मैं मिडिल ईस्ट इनसाइट्स की संस्थापक यानी फाउंडर हूँ। हमारे इस पूरी संस्था के साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से हैं। आज जो है हम प्रिय कमर आगा साहब को का स्वागत कर रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। और उनकी जो जानकारी है और दशकों से उनकी जो जानकारी है रक्षा और विदेश नीति के बारे में, उनकी गहरी समझ है और उनका अपना अनुभव है, जो हमारे जितने भी यहाँ पे स्कॉलर्स हैं उनके लिए काफ़ी मूल्यवान होगा। मिडिल ईस्ट में जटिल तरीके से अलग अलग विषय जो हैं अभी उमर के आ रहे हैं, और कमर आगा साहब की जो जानकारी है उससे हमें ना तो सिर्फ ये क्षेत्र को समझने में, इस एरिया को समझने में जानकारी होगी, बट साथ में हमें ये भी समझ में आएगा कि भारत की इसमें क्या अहम भूमिका होने वाली है। उनके समय और योगदान के लिए हम काफी आभारी हैं। तो सर, आपका स्वागत है। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ वार्तालाप हो सके। जी, नमस्कार। नमस्ते। तो सर, मेरा पहला आपसे सवाल है कि पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर मिडिल ईस्ट में बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। गाजा से शुरुआत हुई है इसकी। तो आप किस तरीके से इसको समझते हैं? देखिए, ये तो एक बहुत मुश्किल सवाल है। ये एक युद्ध था जो गाजा से शुरू हुआ। सबसे पहले हमस ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, जिसमें उनके इसराइल के कहने हिसाब से 1200 लोग मरे। और फिर उसके अलावा ये लोग 251 लोगों को करीब बंदी भी बना के लिया है। उसके बाद इसराइल ने जो अटैक किया वो बड़ा भयानक था। तब से अब तक वो 1 साल 3 महीने हो रहे हैं, उसमें उन्हीं ने लगभग 50,000 के करीब लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। पूरा उनका
जितने रिहायशी इलाके थे वो ध्वस्त हो चुके हैं 90% मेरा ख्याल है, मे बी मोर। और फिर उसके अलावा ये है कि पानी बिजली कुछ नहीं है वहां पे, लोग प्लास्टिक के टैंक्स में रह रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है, खाने पीने की सामान की बहुत कमी है। और अस्पतालों पे भी अटैक हुआ, अस्पताल भी नहीं चल पा रहे हैं, वहां से जख्मी बहुत हैं, बड़ी संख्या में लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं। तो उन्हीं ने गाजा को वर्चुअली लेवल कर दिया बिल्कुल। और जिसका पूरी दुनिया ने खंडन किया है, सभी ने कहा है कि ये बड़ा ह्यूमैनिटेरियन कैटेस्ट्रॉफी है। लेकिन इसराइल पे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसराइल, गौरतलब ये इन सब के बावजूद इसराइल जो है वो अपने बंदियों को रिहा नहीं करा पाया है, और हमस टाइम टू टाइम हमस भी अटैक करता रहता है। उसकी टॉप लीडरशिप को मारने में ये सफल रहे हैं इसराइलीज, लेकिन नए लीडर इमर्ज हो गए हैं और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां से ये लड़ाई फैल के हमने देखा कि हमास के समर्थन में हिजबुल्ला, हूती रेबल और इराकी शिया मलेशिया ने भी ज्वाइन कर लिया। तो उसकी वजह से ये युद्ध तो पूरे क्षेत्र में फैल गया है। हूती हूती रेबल्स ने शुरू में तो लाल सागर के अंदर, यानी रेड सी जिसे हम कहते हैं, उसमें उसके यातायात को, कमर्शियल शिपिंग को डिस्टर्ब कर दिया। फिर उसके अलावा इसराइल पे भी वो बीच बीच में अटैक कर देते हैं। पिछले 3-4 दिनों में तो बहुत भयानक 3 अटैक हुए लगातार एक हफ्ते के अंदर। फिर उसके अलावा हूती रेबल के अलावा हम देख रहे हैं कि हिजबुल्ला ने बहुत अटैक्स किए इसराइल के ऊपर। जो उनका इसराइल था, नॉर्दर्न पार्ट जो था, वहां के ऊपर बड़ी संख्या में लगभग 60,000 इजरायली सेटलर्स जो वहां पे रहते थे उनको छोड़ के जाना पड़ा। और अब जिनकी वापसी हो रही है और बहुत सी जगहों पे ठिकाना बना है, उसके जवाब में इसराइल ने बड़ा जबरदस्त अटैक लेबनान पे किया और उनके बहुत से गांव, विलेजेस, टाउन्स को जो उसके बॉर्डर पे थे उनको ध्वस्त किया है। और बहुत मरने वालों की भी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। यही नहीं बल्कि बेरूत में भी अटैक किया, उनकी लीडरशिप को ध्वस्त कर दिया, नए लीडर आ गए हैं। अब बहरहाल वहां पे तो सीज फायर हो गया है, लेकिन उससे बड़ी चीज ये हुई कि उसके सीज फायर के फौरन बाद ही इसराइल ने सीरिया के ऊपर अपने अटैक्स बढ़ा दिए। और सीरिया की रिजीम कोलैप्स हो गई है, असद को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। जो वहां के राष्ट्रपति थे वो एक डिक्टेटर भी थे, उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। और अब वहां के ऊपर एक नई हुकूमत बनी है जो कि पहले आतंकवादी थे, अब वो कहते हैं कि उन्होंने आतंकवाद छोड़ दिया। लेकिन आ, क्या होगा फ्यूचर में ये कहना मुश्किल है। सीरिया फिलहाल 3 भागों में बढ़ गया है। इसराइल ने पूरी गोलान हाइट्स पे कब्जा कर लिया, और जो स्ट्रेटेजिक माउंट हरमन थे उसके ऊपर भी, हरमन पे भी उनका कब्जा है। और यही नहीं बल्कि वो दमस्कस, जो यानी दमिश्क जिसे हिंदी में और उर्दू में कहते हैं, वहां से वो केवल 20 किलोमीटर की दूरी तक है, सीमित है। तेल जहां से निकलता है, तेल के भंडार जहाँ पे हैं सीरिया के, वहां पे अमेरिकन का कब्जा है। और जो SDF है, यानी तहरीर तहरीर अल अल शाम, जो है HTS जिसे कहते हैं, हाँ। हरकत तहरीर शाम जो है, उसका राज वहां पे स्टैब्लिश हो गया बाकी एरिया में, जो जिसको के काफी समय से इन आतंकवादी संगठनों को तुर्की सपोर्ट कर रहा था। अब वो उनका कब्जा वहां पे है। तो 3 भागों में बटा हुआ है फिलहाल। डर इस बात का है कि वहां गृह युद्ध भी छिड़ सकता है, इस बात की, जिस तरह की छोटी छोटी रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं। इसलिए कि उन्हीं ने कब्जा तो जरूर कर लिया, मगर जो उसके लीडर है मोहम्मद अल जुलानी, उनका पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है। ये हरकत तहरीर अल शाम जो है, ये एक 4 बड़े संगठन और इसके अंदर कई दर्जन छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो जुड़ के बना हुआ है। ये इसमें अधिकतर आतंकवादी लोग हैं जिनको के डिक्लेयर किया जा सकता है। खुद अल जोलानी जो इसके लीडर हैं, उनके ऊपर, वो भी अलकायदा से थे, उनके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी थी, अमेरिका ने रखा था उनके ऊपर। हालांकि अब अमेरिका से उनके संबंध हो गए हैं,
उन्हीं ने वायदा तो किया है, कहा है कि वो एक अमन शांति कायम करेंगे, वो सारे माइनॉरिटीज और सबके साथ मिल के रहेंगे, वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। बातें बड़ी बड़ी की हैं। ये सारी बातें पहले हमने देखा है कि तालिबान ने भी जब एग्रीमेंट अमेरिका से किया था तो इस तरह की बातें की थी। दूसरी तरफ ये है कि कहाँ तक ये ग्रुप को वो कंट्रोल कर पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। डर इस बात का है कि ये जंग युद्ध जो है सीरिया से, जो कि बॉर्डर है इराक से, जिसके बॉर्डर मिलते हैं, इराक में भी आ सकता है। अमेरिका और इसराइल की पॉलिसी बहुत समय से रही है कि इसराइल में रिजीम चेंज होनी चाहिए। इराक के अंदर रिजीम चेंज तो अमेरिका ने कर दी, मगर प्रो अमेरिकन रिजीम नहीं बना पाए हैं। अब चाहते हैं कि वहां पे प्रो अमेरिकन रिजीम बन जाए। ईरान में भी रिजीम चेंज की वो बात करते हैं, और लेबनान में भी प्रो अमेरिकन रिजीम के गठन की बात चल रही है। सीरिया लेबनान में तो उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली, ईरान को एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। मैं समझता हूँ ईरान की पूरी स्ट्रेटेजी ही फॉल्टी थी। उनका जो सीरिया पे निर्भर थे काफी हद तक, और वो सीरिया ही प्लैंक उनके हाथ से निकल गया। तो अब हिजबुल्ला भी कमजोर हो जाएगा। सप्लाई रूट उनका वाया इराक था, ईरान से इराक, इराक से सीरिया, मिलिट्री सप्लाई और सारी उसी एड एंड असिस्टेंट लेबनान को, हिजबुल्ला को, सीरिया को वहीं से जाती थी, वो तो अब कट ऑफ हो गया है। तो ये एक बड़ा सेटबैक है ईरान के लिए भी। क्या होगा ईरान का फ्यूचर, हम लोग बाद में बात करेंगे। अमेरिका, क्या ईरान से भी युद्ध होगा, या इराक में अराजकता दोबारा से फैलने का डर है। तेल जो एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका क्या होगा, इन मुद्दे पे हम लोग आगे चल के बात करेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्टरी रिमार्क था। मैं समझता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन हो या जो चीजें हैं उसको हम लोग एक एक करके लेते हैं। तो सर आपको क्या ये अगर हम जुलानी का हिस्ट्री देखें तो वो अलकायदा, आइसिस, जबत अल नुसरा अलग अलग फ्रंट से जुड़ा हुआ था और हमेशा वो बदल जाता था। उसके डिफेंस में हम ये कह सकते हैं, जो उसने खुद भी कहा है कि सो कॉल्ड इस्लामिस्ट के साथ रह के उसने एक चीज सीखी कि कोई सीरिया के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न था नहीं, और इस्लामिस्ट के साथ ऑर्गेनाइजेशनल डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, ये उसका मानना है। इसीलिए वो बार बार बदलता रहा। अगर अमेरिका और इजराइल जुलानी पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसकी फितरत ही है बदल जाने की, तो ये हो सकता है कि अभी हिजबुल्लाह के लिए एक चुनौती हो, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ना हो। देखिए, ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम। इसराइल को अपनी सिक्योरिटी के लिए जो क्षेत्र चाहिए थे वो उसने ले लिए। अगर वहां गृह युद्ध होता है, जिसका हमने पहले भी बात की जिसके ऊपर, तो उस पर इसराइल पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, और ये मिलिटेंट मूवमेंट चारों तरफ फैलेंगे और एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी अरबों के लिए। इसराइल ने तो अपने को सिक्योर कर लिया। इसराइल का अकेला नेबर था जो इसके खिलाफ था, और दूसरा हिजबुल्ला था। हिजबुल्ला से सीज फायर हो गया है और काफी कमजोर कर दिया है। तो इसराइल ने अपने को चारों तरफ से सिक्योर कर लिया। एक जॉर्डन से उसका बॉर्डर मिलता है, फिर इजिप्ट से मिलता है। इजिप्ट और जॉर्डन से उसके अच्छे संबंध हैं, मिल के काम करते हैं। और सीरिया लेबनान जो था, ये दो उसके बड़े अपोनेंट थे, उनको उन्हीं ने साइलेंट कर दिया असद के जाने के बाद। अब मैं समझता हूँ कि इसराइल की तो बहुत बड़ी जीत हुई है, और असद काफी सीरिया काफी कमजोर भी हो गया, बढ़ भी गया, फर्दर बढ़ जाएगा। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। जहां तक हिजबुल्ला का सवाल है, हिजबुल्ला की आने वाले समय में कोशिश यही होगी कि अपने को सिक्योर करें, इसलिए कि इजरायली फोर्सेस अभी भी लेबनान के अंदर है, साउथ लेबनान में जहां तक आ गई हैं।
मुझे नहीं लगता कि वो वहां से आसानी से उनको निकाल पाएंगे। वहां तो यही होगा कि दोबारा से जो मूवमेंट बने और एक नया पावरफुल मूवमेंट खड़ा हो, इन्हीं का हो या किसी और का हो, तो शायद कुछ राहत मिल सकती है उन लोगों को। अदरवाइज मुझे कोई फिलहाल कोई बड़ा खतरा इजराइल को नहीं दिखती। उनके पास वेपन्स है, सब कुछ है। उनके पास कोई इस समय बड़ा लीडर भी नहीं है, क्रिस्मेटिक जैसे थे हसन नसरुल्लाह, उस टाइप का लीडर भी नहीं है। तो फिलहाल तो इजराइल ने अपने को सिक्योर कर लिया है लेबनान। लेकिन जैसे कि आपने भी बोला कि अपने आप को सिक्योर तो इसराइल ने कर लिया है, लेकिन उसके 100 या 120 जितने भी हॉस्टेजेस थे, बंदी थे, ना तो उनको ढूंढा जा रहा है, ना तो नेतन्याहू अब जाके उनके परिवार के सदस्यों से मिल रहा है। जोई बाइडेन पहले मिल चुका था। नेतन्याहू अब अपने आप को थियोडोर हज्ल का एक दूसरा रूप की तरह भी देखता है कि उसने इसराइल को एक नया अम, जीवन दिया है सेवन फ्रंट वॉर में। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हूथियों का जिस तरीके से वो आक्रमण कर रहे हैं, उन्होंने नेतन्याहू को असैसिनेट करने की भी कोशिश की थी जब वो यूएस से लौट के आया था, तो आपको नहीं लगता कि हूथियों के इन अटैक्स के पीछे ईरान कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट दे रहा है और उनको ज्यादा पावरफुल करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि हूथियों के जो मिसाइल हैं वो कितने, 300 या $400 के होंगे, लेकिन इसराइल के जो आयरन डोम है उसका हर मिसाइल जो इंटरसेप्ट, और बहुत सारे आयरन डोम से इंटरसेप्ट भी नहीं हो रहे, उनका कॉस्ट है $50,000। तो उनके लिए तो बहुत नुकसान हो रहा है। $60 बिलियन का मतलब अभी तक एक्सपेंडिचर इससे ज्यादा ही हो चुका है। और नेतन्याहू का योआब गोलांत के साथ पटता भी नहीं था। और गलान चाहता था कि सीज फायर हो जाए गाजा में, लेकिन नेतन्याहू चाहता था कि ये पूरा युद्ध जो है वो और कंटिन्यू करे, क्योंकि उसके खिलाफ भी करप्शन के केसेस चल रहे हैं। जो इजराइल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल हैं, वो इस चीज को देख रही हैं, करप्शन केसेस पे। तो क्या हूथी इस अवसर का फायदा उठा पाएंगे? भाई आपने तो बहुत सवालात पूछे हैं। हूती जो है वो आर्क ऑफ रेसिस्टेंस एक ईरान ने बनाया। ईरान और उसके साथ जो मिलिटेंट एलाइज हैं उसमें हूती भी एक एलाई है, उनका एक पावरफुल एलाई है जिसे ईरान के बड़े अच्छे संबंध हैं। और ईरान ने, उनको कहा जाता है कि ईरान ने ही उनको मिलिट्री ये सब ट्रेनिंग भी दी है, उनको वेपन सिस्टम्स भी उनके सप्लाई किए हैं और उनको बनाने की टेक्निक्स टेक्नोलॉजी भी उनको दी है जो उनके पास है इस समय। दूसरी बात ये कि हूती के पास पहले से भी काफी वेपन सिस्टम थे। सोवियत एरा के नॉर्थ यमन के अंदर सना कैपिटल था उसका, तो उन्होंने जब सना पे कब्जा किया तो उनके पास काफी वेपन पहले से भी आ गए थे जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह थे। अब उनके पास कहा जाता है कि वो भी है, हाइपरसोनिक मिसाइल भी मिल गई। और हम ये देख रहे हैं कि इसराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरा फेल होता हुआ नजर आता है, इसलिए कि वो बराबर अटैक कर रहे हैं और टारगेट्स को हिट भी हो रहा है। अभी जो लास्ट अटैक हुआ एम आई दी ओनली पर्सन जिनके लिए स्टक हो? यस उनका सर। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुआ है पिछले काफी समय से। एक लंबी लड़ाई उनकी सऊदी लेड कोलिशन जो था उससे भी हुई, तो वो काफी बैटल हार्डन है। फिर दूसरे उनके लीडरशिप जो है वो काफी करिस्मेटिक नजर आती है। सपोर्ट बेस भी बड़ा है। यमन के जहाँ पे उनका कब्जा है, नॉर्थ यमन में, उसके कई शहर इन्हीं ने उस लड़ाई में ध्वस्त हो गए हैं।
तो उनके पास देश है कि हमें क्या कितना ये अटैक करेंगे, हमें तो ऑलरेडी सब हम डिस्ट्रॉयर बर्बाद कर चुके हैं ये लोग पहले ही, जिसमें वो अमेरिका को भी ब्लेम करते हैं। उनका कहना ये है कि अमेरिकन वेपन सप्लाई कर रहा था, अमेरिका सऊदी अरेबिया और यूएई लेड कोलिशन जो था उसको वेपन के साथ साथ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा था, लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा था, तो वो अमेरिका को भी बराबर का ब्लेम बना देते हैं। इजराइल अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो इजराइल के खिलाफ नजर आते हैं। तो ये एक बड़ा फोर्स है और इनकी अपनी काफी समय से ये लड़ रहे हैं, आज से नहीं बल्कि इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले से भी हुतीस के रिवोल्ट होते रहे हैं बार बार, और ये लोग 62 के बाद से कई बार कोशिश कर चुके हैं। हुती एक पावरफुल ग्रुप है, ईरान की उसको सपोर्ट है, मगर मैं नहीं समझता कि वो पूरी तरीके से ईरान का प्रॉक्सी है, यानी ईरान की हर बात वो मानेगा। जब ईरान ने उनसे सीज फायर को कहा तो हुतियों ने इनकार कर दिया था। हुती इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग भी रखते हैं। ईरान का उनके ऊपर बहुत असर है, ईरान ही ने उनको इतना ट्रेन किया, इस समय जिस तरह से लड़ रहे हैं उसमें उनका बड़ा योगदान है। और दूसरी बात ये कि गोरिल्ला फोर्सेस से, इस तरह की जो फोर्सेस होती हैं और बड़ा मुल्क हो तो उसको हराना मुश्किल होता है। इजराइल ने अभी फिलहाल जो बॉम्बिंग की है पिछले समय में, अभी कुछ ही पहले F-15 F-16 से बड़ी भयानक बहुत जबरदस्त उनके यहाँ अटैक्स किए हैं, जिसमें मरने वालों की संख्या भी है, आ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो वो तो ठीक है, लेकिन ये कि ये गोरिल्ला फोर्स की तरह एक्ट करते हैं, और हमने देखा है अफगानिस्तान में भी, इराक में भी इनको हराना बहुत मुश्किल होता है। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की अफगानिस्तान में, इराक में, मगर वो हराने में इन लोगों को अफगानिस्तान में असमर्थ रहे, और फिर बाद में जिससे वो 22 साल लड़ाई लड़ी उसी के हाथ सत्ता सौंप कर अमेरिकन चले गए। अब इसराइल कोशिश कर रहा है, अमेरिका कोशिश कर रहा है, अरबों ने भी काफी पहले कोशिश की, वो भी नाकामयाब रहे। सऊदी लेड कोलिशन जो था उसको भी कोई कामयाबी नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ कि डेथ एंड डिस्ट्रक्शन बहुत हो गया, वैसे ही हुआ जैसा कि गाजा में हुआ, उसी प्रकार से उन लोगों ने भी किया वहां पे। तो हुती का कहना यह है कि वी हैव नथिंग टू लूज नाउ, मतलब हम लोग सब पहले ही खो चुके हैं, तो हमें लड़ना ही लड़ना है। ये आने वाला समय बताएगा कि वो कितने स्ट्रांग हैं, कितने दिन तक लड़े, या शायद कोई कंप्रोमाइज हो जाए, या कोई वहां पे फार्मूला आ जाए, जनता चाहेगी कि सीजफायर हो जाए वहां पे, तो वो शायद हो जाए। हुती जो है ये बेसिकली शिया जैदी ट्राइब है, हुती ट्राइब, और इनके साथ बहुत से हिंदू, बहुत से सुन्नी मुस्लिम ट्राइब्स भी जुड़े हुए हैं, अकेले नहीं है ये। और फिर उसके बाद ये भी है कि नॉर्थ यमन का जो एरिया है वो बहुत अंडर डेवलप रहा है काफी पहले से। यमन जो था वो अंग्रेजों के कंट्रोल में था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बल्कि पहले ही आ गया था। वहां पे अंग्रेजों ने यमन का एरिया यानी साउथ लेबनान को काफी डेवलप किया था। यमन पोर्ट भी है वहां पे, अदन पोर्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था ब्रिटिश टाइम में और अभी भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो हुती जो है, मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से इनको हराया जा सकता। ये मैं अपनी बात भी क्या कह रहा हूँ, बल्कि बहुत से और इजरायली रिटायर्ड जनरल ने भी इस बात को कहा है। लेकिन ये देखना है, इसराइल और अमेरिका से ज्यादा शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं है, अतः शक्ति है। फिर इसराइल को न केवल अमेरिका बल्कि पश्चिमी देशों की भी सपोर्ट हासिल है। इसराइल को इजिप्ट और जॉर्डन की खुल के सपोर्ट है, और कुछ देश ऐसे हैं जो छिपा के इसराइल को सपोर्ट करते हैं, जो हमास के खिलाफ है। तो इस तरह से इसराइल के पास भी बहुत शक्ति है। कोई कमजोर, ठीक है, उनका $10 बिलियन का लॉस हुआ है, वो लॉस की उनको फिक्र नहीं, वो तो उनको अमेरिकन से पूरा हो जाएगा। उसका कारण ये है कि अमेरिकन इंटरेस्ट जो उस क्षेत्र में है और इजरायली इंटरेस्ट जो है वो एक ही हो चुका है। इजराइल की सक्सेस का रीजन ये है कि वो एक ही उसकी पॉलिसी है, और फिर दूसरी है कि अमेरिकन इंटरेस्ट और इजरायली इंटरेस्ट को वो जोड़ देते हैं। तो इस वजह से अमेरिकन और पश्चिमी देश उसको सपोर्ट करते हैं। इसराइल ने अपने को पश्चिमी देशों का
जो है वो हिस्टोरिकली और कल्चरली अपने को लिंक कर रखा है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एक पार्ट वो अपने को कहते हैं, तो इस तरह से उनके लिंकेजेस और बढ़ जाते हैं। हालांकि गाजा वॉर में हमने देखा कि इसराइल के खिलाफ काफी पब्लिक सेंटिमेंट अमेरिका और यूरोप में भी काफी दिखा दिए, और जूइश पॉपुलेशन जो है यूरोप के अंदर खासतौर से उसने बहुत से डिमॉन्स्ट्रेशन भी इजरायली गवर्नमेंट के खिलाफ किए, और वो चाहते हैं कि गाजा की युद्ध रुके और बातचीत से मसलों का हल। तो सर, आपको ये लगता है कि ट्रम्प के आने से पहले, अब ट्रम्प ऑफिस में 20 जनवरी को आ जाएंगे, ट्रम्प के आने से पहले जैसे बाइडेन चाह रहे हैं कि एक गाजा और इसराइल के बीच में सीज फायर डील हो जाए, क्या इसके कोई लक्षण हैं होते हुए? देखिए, गाजा इसराइल की डील तो हो जाएगी। गाजा ने इससे पहले जो थी, जब एक्सेप्ट किया हमास ने उनके डील को, तो इसराइल ने नए पॉइंट्स लगा दिए, नए इश्यूज जोड़ दिए उसमें। उन्हीं ने बाद में कहा कि हम अपनी फोर्स जो है वो फिडेल्फी कॉरिडोर बनाएंगे, यानी इजिप्ट और गाजा बॉर्डर पे फोर्स तैनात की उन्हीं ने। फिर कहा कि हम बीच में भी जो गाजा के पट्टी का जो बिल्कुल बीच का एरिया है उसमें भी अपनी फोर्सेस बनाएंगे, और डिप्लॉय भी कर रखी है। तो ये तो अमेरिकन और इसराइली के ऊपर है, अगर जब वो चाहेंगे तो मैं समझता हूँ सीज फायर हो जाएगा। होता यह है कि सीज फायर निगोशिएशन में अमेरिकन डिप्लोमेट्स की और की ही नहीं बल्कि कतर और दूसरे इजिप्ट की भी यही कोशिश होती है कि किसी सूरत से युद्ध रुक जाए और बंदी छूट जाए, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ताकि ये युद्ध और ना फैलने पाए। इजिप्ट और जॉर्डन ये चाहता है, और अमेरिकन इजराइलीज जो हैं उनकी कोशिश ये होती है कि जो बंदी छूट जाएं, और उनको उसके बदले में बहुत कम वो ऑफर करते हैं प्रिजनर्स, और या उनकी जो डिमांड है हमास की, वो बेसिक डिमांड ये है कि ये वहाँ अमेरिकन फोर्सेस वहां से विड्रॉ करें, और रिकंस्ट्रक्शन की वो बात करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका दोबारा से कंट्रोल हो, जिसके ऊपर इसराइल राजी नहीं है। तो बंदी तो इसलिए नहीं छूट रहे, वरना जब चाहे अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो छूट। एग्रीमेंट में देखिए गिव एंड टेक होता है दोनों तरफ से, वो दैट इज मिसिंग। इस वजह से एग्रीमेंट होने में असफलता रही है पहले। और सर, अगर पैलेस्टीन की बात करें या फिलिस्तीन की बात करें, तो आपको क्या लगता है क्यों महमूद अब्बास ने अपना सक्सेसर अभी तक नहीं चूज किया है? टेम्पररी सक्सेसर उन्होंने नहीं चूज किया। वो खुद 88 87 ईयर्स ओल्ड हैं, और फतह के खिलाफ भी काफी सारे करप्शन के केसेस और ऐसे क्वेश्चंस हैं, जिसके कारण जो आम फिलिस्तीनी नागरिक है वो अपने सरकार पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता है। तो जी, आपने आपने जी तो ये जिस तरीके से एक जो मुझे दिखने में आ रहा है पिछले 1.5 साल से, वो ये है कि सत्ता और लोगों के बीच में, वो कोई भी देश हो, जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। और अगर वो अरब देश भी बोले, तो अरब देशों में भी जो सत्ता है, जो रॉयल फैमिली है, और जो अरब लोग हैं, उनकी सोच अलग अलग है। इजराइल में भी ऐसा ही है। ईरान टर्की का मुझे उतना ज्यादा पता नहीं, फिलिस्तीन में भी ऐसा ही है। तो ये एक तरीके से जो बहुत गंभीर दूरी बढ़ रही है। ये देखिए, पहली बात तो ये कि गाजा की युद्ध ने अरबों को डिवाइड कर दिया। अरब जनता चाहती है कि उनकी सरकारें जो हैं वो फिलिस्तीनियों का साथ दें, और अरब सरकारों की मजबूरी है तो फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़ी हैं। अलग अलग रीजन है। इजिप्ट जॉर्डन जो इसराइल के पड़ोसी हैं, वो हालांकि वो इसराइल के पड़ोसी नहीं है। इजिप्ट का बॉर्डर मिलता है उससे
गाजा से, और इनका बॉर्डर मिलता है जॉर्डन का वेस्ट बैंक से, तो वो उनके डायरेक्ट नहीं है, ऑक्युपाइड टेरिटरीज से जुड़े हुए हैं। बहरहाल वो एक अलग इशू है। वो जॉर्डन के, इजिप्ट के घने संबंध हैं इनके साथ, और मिलिट्री और इकोनॉमिक एड भी इन लोग को मिलती है अमेरिका से, और अमेरिका पे ये लोग निर्भर भी हैं। बाकी अरब देश जो हैं, उनके किसी के, कुछ के अरब देशों को अमेरिका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सुरक्षा कवर में है, खासतौर से पर्शियन गल्फ या खाड़ी के जो क्षेत्र हैं उनको। और फिर उसके अलावा कुछ देश ऐसे हैं जिनकी पास सेना है ही नहीं, उनको अमेरिका ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, खाड़ी के ज्यादातर देश हैं। तो बाकी देश जो हैं, यही इंपॉर्टेंट देश है। सीरिया अकेला देश था जो इजराइल के विरुद्ध था, अब वहां पे भी रिजीम गिर गई है। एक वो भी रिजीम बहुत खराब और डिक्टेटोरियल थी, मैं उसका भी समर्थन करना मुश्किल है। लेकिन ये था कि वो इजराइल को रोके हुए थे। हालात मिडिल ईस्ट के बहुत खराब हैं। एक एक करके ये वहां पे जो रिजीम्स हैं वो बहुत स्ट्रांग डिक्टेटोरियल रिजीम्स हैं। ये काफी इनके बीच में और जनता के बीच में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, जो एक खतरे का निशान है। और अमेरिका समर्थक ये रिजीम्स हैं, और ये रिजीम चाहती भी है चेंज लाना। सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा चेंज चाहती है अपने यहाँ लाना। सऊदी रूलर जो है इस समय, मैं समझता हूँ कि वो काफी विजनरी मुझको लगते हैं। उन्हीं ने बात भी की है कि वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, और कोशिश भी कर रहे हैं। उन्हीं ने कहा है कि वो जो है ईरान से अच्छे रिश्ते बना लिए। ईरान से रिश्ते बनाने में जो थ्रेट था सऊदी अरेबिया को, खत्म हो जाता है। फिर उसके अलावा उन्हीं ने रशिया चाइना से भी अच्छे संबंध बनाए। उनका कहना यह है कि हम अमेरिका के साथ साथ और दूसरे देशों से भी बनाएंगे। ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए भी वो इच्छुक हैं। लोकल करेंसीज में भी ट्रेड करने लगे। मगर यह है कि उनका देश इतना ज्यादा अमेरिका पे निर्भर है, हर चीज, उनके सारे इंस्टीट्यूशंस जितने हैं वो निर्भर हैं। तो उनको अब देखना यह है कि ट्रम्प के आने के बाद वो किस तरह उनसे अपने को आगे बढ़ाते हैं। क्या ट्रम्प की जो पॉलिसी है, ट्रम्प तो कह रहे हैं कि आप ऑयल एसेट्स जितने हैं सऊदी अरेबिया के, तेल के ठिकाने, वो उनके हवाले कर दें। उसको खतरा है ईरान से, वो कहते हैं कि हम प्रोटेक्ट करेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि हम ही उसका तेल भी बेचेंगे, और फिर उसके अलावा ये भी है कि प्रोडक्शन यानी उन्हीं के हाथ में रहेगा, प्राइस भी वही उन्हीं की कंपनीज तय करेंगी। तो ये तो उनके लिए बहुत खतरे की बात है। और दूसरी तरफ ये भी है कि सऊदी अरेबिया जो के क्राउन प्रिंस जो हैं, उनके सपोर्ट बेस बहुत बड़ा है। वो मना कर रहे हैं कि वो अब्राहम अकॉर्ड को नहीं ज्वाइन करेंगे। वो ये कहते हैं कि हम ज्वाइन करेंगे, हम भी करेंगे, और बाकी अरब और इस्लामिक देश भी ज्वाइन करेंगे, मगर उससे तभी ज्वाइन करेंगे जब फिलिस्तीन का गठन हो जाए वहां पे, यानी इजराइल ऑक्युपाइड टेरिटरीज से अपने को विड्रॉ करे तमाम, और वहां पे एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट का गठन हो, तो हम ज्वाइन कर लेंगे अब्राहम अकॉर्ड। ये एक बड़ा सवाल है। इजराइल इस पे राजी नहीं। इजराइल का मानना यह है कि ये बेस्ट टाइम है। सऊदी अरेबिया पे प्रेशर भी बहुत वो भी, और अमेरिका का उनको लगता है कि आने वाले समय में वो बनाने में कामयाब होंगे, जैसे सऊदी अरेबिया बगैर अमेरिकन प्रोटेक्शन के उनको मुश्किल आती है। ये इन लोग का कहना है। बहरहाल प्रेशर बहुत है सऊदी अरेबिया के ऊपर। अमेरिका ना तो चाहता है कि लोकल करेंसी में ट्रेड हो, इसलिए कि अगर लोकल करेंसी में ऑयल का ट्रेड होने लगेगा तो पेट्रो डॉलर कहाँ जाएगा। फिर तो देखिए, तेल का सारा कारोबार अभी तक खाड़ी के देश ही नहीं बल्कि दूसरे देश भी डॉलर में करते हैं। तो डॉलर में करने की वजह से सारा पेमेंट जो है वो अमेरिकन बैंक्स में, अमेरिका में होता है। सऊदी अरेबिया के पास बैंक नहीं है बड़े, उनके बैंक बहुत छोटे हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत कम है, तो सब अमेरिका पैसा जाता है, अमेरिका में रहता है, फिर वहां से ये निकाल के लाते हैं, खर्च करते हैं। तो उसकी वजह से डॉलर बड़ा स्ट्रेंथन हो जाता है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, ये सारे देश का जो ट्रेड है वो डॉलर में होता है। यही नहीं बल्कि रशिया का भी होता था, अब रशिया लोकल करेंसीज में करने लगा। तो ईरान और सभी देश करते थे, लेकिन ये सवाल ईरान ने काफी पहले उठाया। तो अब देखना यह है कि सऊदी कितना इस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करते हैं।
क्या करने में सक्षम होंगे या अमेरिकन डिक्टेट को उनको भी मानना पड़ेगा? ये सारे सवाल हैं, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो सऊदी क्राउन प्रिंस काफी दृढ़ नजर आते हैं आप विचार। हाँ, उन्होंने दो उसके चीज। चलते हुए उसके चलते हुए उनकी, जब से उन्हीं ने ये स्टेप्स उठाए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी जनता में बहुत बढ़ गई है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हाँ, की, सऊदी गवर्नमेंट, तो इस वजह से वो एक बहुत काफी पॉपुलर लीडर के रूप में इमर्ज हो गए हैं। तो उससे हाँ, पहले उनकी का अभियान था करप्शन के खिलाफ, जिसमें उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को जो करप्शन में मुक्त थे उनको जेल भेजा। फिर उसके अलावा ये भी किया उन्हीं ने कि जो वहां पे उनका रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट था जो कि बहुत कट्टरपंथी था, औरतों को किसी तरह के कंसेशन देने पे तैयार नहीं था, उन्हीं ने उसको भी काफी कमजोर कर दिया। औरतों को भी परमिशन मिल गई गाड़ी चलाने की भी, हिजाब ऑप्शनल कर दिया उन्हीं ने। म्यूजिक बैन किया, म्यूजिक फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं, यूथ भी खुश है। सोशल चेंज बहुत से लेके आए हैं बहुत से सेक्टर्स में। शर्त मगर यह है कि वो आपको वो दे रहे हैं, आप रिजीम को एक्सेप्ट करो, तो उसके सऊदी को कोई फिलहाल कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता। वो उनकी कोशिश ये है कि वो किसी भी सूरत से एक इंडिपेंडेंट तेल, मतलब तेल के अलावा अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना, जो कि बहुत से देश कर रहे हैं, ईरान से। मैं समझता हूं कि अब तीसरा बड़ा एक्टर जो है इस पूरे क्षेत्र में वो ईरान है। गल्फ में और सेंट्रल एशिया में और साउथ एशिया में और वेस्ट एशिया, वो उसकी लोकेशन ऐसी है कि वो तीनों तरफ नजर आता है। हम लोगों को चाहिए कि उस पर बात करें। आपके व्यूअर में इंटरेस्टेड। हाँ, आपको जैसे एक चीज जो मुझे सऊदी में जाके बहुत ही, दो चीजें एक्चुअली बहुत ही सरप्राइजिंग लगी। पहली कि जो एयरपोर्ट पे और बहुत सारे बिलबोर्ड्स पे मैंने सिग्नल देखे कि अरबिक में है, इंग्लिश में है और चाइनीज में है। कहाँ पे? सऊदी में, रियाद में। हाँ। और दूसरा मैंने ये देखा कि बहुत सारी जो फीमेल वर्कर्स हैं उनको ड्राइविंग का, वर्कफोर्स में आने का, मतलब इमिग्रेशन से लेके पर्सनल बॉडीगार्ड्स, रिसेप्शन, वेटर्स, रिसेप्शनिस्ट, इवन डिफेंस, बहुत सारे में उनको लेके आने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि उनका लेबर फोर्स बढ़ेगा। तो ये, और इससे काफी महिलाएं बहुत खुश हैं। मतलब उनके लिए कंपलसरी नहीं है अब कि वो अबाया पहने, वो बिना पहने भी रह सकती हैं। और उनके लिए अकेले जैसे रोड पे चलना भी अब, पहले था कि उनको एक कंपेनियन चाहिए था, वो भी अब नहीं है, वो अकेले चल सकती हैं। तो ये सारी बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। बहुत सारा डायस्पोरा है, बांग्लादेशी, इजिप्शियन, इंडियन, पाकिस्तानी, लेवांट से, जिसके लिए भी जो विजन 2030 है सऊदी सरकार का, वो काफी सारे फेस्टिवल्स करते रहते हैं। अगर सर हम ईरान की बात करें तो पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इब्राहिम रईसी की मौत कैसे हुई, पहला। लेकिन दूसरा कि खमेनी भी अब बहुत बूढ़े हो रहे हैं, उनको भी एक सक्सेसर चाहिए। जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस हैं उनके अंदर भी बहुत सारी डिविजन्स हैं, वो एक कोई होमोजेनस फोर्स है नहीं। ऊपर से हमेशा ट्रम्प का जो सो कॉल्ड 2 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, अमेरिकन पब्लिक स्फेयर में इस बात का है गन्ना कि ये ईरान करवा रहा था। अब ईरान भले ही सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे संबंध तय कर ले, लेकिन एक और एक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और या इंपॉर्टेंट बनने की कोशिश कर रहा है, जो है टर्की। देखिए, कई चीजें हैं। अ, टर्की का जो रोल है वो बेसिकली सेंट्रल एशिया में जाता है, और सीरिया उससे बॉर्डर मिलता है, सीरिया में नजर आता है। ईरान एक ऐसा देश है जिसका वेस्ट एशिया में उनके बॉर्डर मिलते हैं, इराक से उनके बॉर्डर मिलते हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ इराक है। फिर उसके बॉर्डर मतलब बहुत से देशों में इस तरफ मिलते हैं। अफगानिस्तान से उसका बॉर्डर मिलता है।
इराक के बॉर्डर की वजह से वो वेस्ट एशिया में आ जाता है, और फिर उसके बाद गल्फ में उसका कंट्रोल है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज में। वहीं पे सारे देश हैं, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ये सारे देश वहीं पे हैं, जो कि बहुत ही कम दूरी पे हैं वहां से। तो सी वाला बॉर्डर आप समझ लीजिए उनसे मिलता है, सी कनेक्टिविटी है उनके साथ। फिर सेंट्रल एशिया में उसके कई देशों से बॉर्डर मिलते हैं। इस वजह से ईरान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से उसके बॉर्डर मिलते हैं, और आजादी से पहले भारत से भी वो जुड़ा हुआ था, रेल कनेक्टिविटी थी भारत से वहां तक, जो अब पाकिस्तान ने कट कर दिया का। ईरान काफी शक्तिशाली देश है। ईरान के पास बहुत वेपन सिस्टम भी हैं, और ईरान इतने सैंक्शंस के बावजूद बहुत एक पावरफुल कंट्री के रूप में इमर्ज कर गया है। इकोनॉमिक कंडीशन अभी भी अच्छी नहीं है, उसकी क्राइसिस है, लेकिन उन्हीं ने साइंस, टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर साइंसेज, स्पेस साइंसेज, नैनो टेक्नोलॉजी, हेल्थ सेक्टर उनका बहुत अच्छा है। उनके मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, रिकॉग्नाइज हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। बड़ी संख्या में लोग पढ़ने जाते हैं दूसरे मुल्कों से, और रिकॉग्नाइज है इंटरनेशनली। तो वो उनका, फिर उसके अलावा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया है वो बिल्कुल यूरो स्टैंडर्ड है। एक बहुत खूबसूरत मुल्क अपना उन्हीं ने दोबारा से बनाया, क्योंकि गल्फ सद्दाम हुसैन ने जो 80 to 88 जो युद्ध लड़ा था, उसमें वर्चुअली उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्मी सब ध्वस्त हो गई थी। आर्मी तो पहले ही डिसॉल्व हो गई थी रेवोल्यूशन के फौरन बाद, और फिर उसके बाद जो बचा कुचा था वो उसको उन्हीं ने, सद्दाम हुसैन की सेना ने जिस तरीके से सिविलियन टारगेट और ये सब की, उसके बाद भी उन्हीं ने अपने मुल्क को बना दिया। डिफेंस सेक्टर में उन्हीं ने जो मिसाइल और ड्रोन इंट्रोड्यूस किए, वो एक सभी, अब पूरी दुनिया उनको यूज कर रही है। सस्ते ड्रोन्स और उससे उनका अटैक, अपना एक सस्ता वारफेयर का कंसेप्ट उन्हीं ने डेवलप किया, क्योंकि उनका पैसा नहीं था, उनके पास एयरफोर्स बहुत कमजोर थी, फाइटर बॉम्बर्स नहीं थे, जेट्स नहीं थे, नेवी कमजोर थी। तो उन्हीं ने सारा कंसंट्रेशन ड्रोन्स और मिसाइल पे किया, और एक शक्तिशाली रूप। दूसरी बात ये भी है कि उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक सीरिया में मिला, जिसके बारे में हम पहले बात आ चुके हैं, कि वो एक बहुत बड़ा उनका जो पूरा कंसेप्ट था उसका आर्क ऑफ रेसिस्टेंस का जो बनाया था, जिसमें हूती, हिजबुल्लाह और ये सब थे, इराकी मिलिशिया, हमस, वो तो कमजोर हो गया। इसलिए कि हिजबुल्लाह के पास अब वो शक्ति नहीं रही। सीरिया एक बहुत बड़ा बेस था इनका, वो खत्म हो गया। इनका इन्फ्लुएंस सीरिया में खत्म हो गया हाफिज असद, बशर अल असद के जाने से। तो इस तरह से उनको सेटबैक मिला। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका का कहना ये है कि रिजीम चेंज, अमेरिका ने ये भी कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो कि 20 तारीख को वहां के दोबारा से राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के, इसराइल को अटैक करना चाहिए, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को। लेकिन कहना और बात है, उनके लिए भी करने के लिए मुश्किल हो। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अगर युद्ध हुआ तो ईरान जो है वो न तो इराक है न सीरिया है, उसके पास भी शक्ति है। युद्ध काफी समय तक फैल सकता है, और पूरे क्षेत्र में भी फैल सकता है। ईरान जो है वो दूसरी तरफ ये भी है कि वो उनका अमेरिकन बेसिस को, और जो खास तौर से जो उनके ऑयल एसेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है, ऑयल सप्लाई को डिस्टर्ब कर सकता है। ऑयल सप्लाई के डिस्टर्ब होने से मतलब अगर 15 दिन के लिए भी अगर हो जाए तो अमेरिका, पश्चिम यूरोप और बहुत से देशों की इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में चली जाएगी। ये एक उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अमेरिकन को अटैक करने से पहले ये सोचना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसराइल, ईरान के पास बार्गेनिंग कैपेसिटी भी है, उनके पास तेल है, गैस है। वो ये तेल और गैस जिसको यूरोप को बहुत जरूरत, वो यूरोप को दे सकते हैं कि आप हमसे तेल ले लीजिए, हमसे गैस ले लीजिए, यूरोप से करीब है, थ्रू टर्की पाइपलाइन जा सकती है और सबसे जल्दी वो पहुंचा सकते हैं। जो रशिया की तेल सप्लाई बंद होने के बाद जो कमी आई है उनके यहाँ गैस की, यूरोप की, वो अकेला मुल्क है। ईरान दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट और बिगेस्ट गैस प्रोड्यूसर है, और थर्ड लार्जेस्ट इस क्षेत्र का ऑयल प्रोड्यूसर है। तो उसके पास तेल भी है, गैस भी है, जिसकी यूरोप को बहुत जरूरत है। वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है
उन्हीं ने उसका जो वो है उसको वो बार्गेनिंग कैपेसिटी की तरह भी यूज करते हैं। इससे पहले भी उन्हीं ने उसका इनरिचमेंट, यूरेनियम इनरिचमेंट बढ़ा दिया था, आपकी 60% तक बढ़ा दिया। वो मेरा ख्याल है इसीलिए कि बार्गेनिंग के लिए, ताकि उसको वो दोबारा से अग्रीमेंट अगर होता है तो डाइल्यूट करके फिर 3-4% कितना होता है याद नहीं मुझे, उस लेवल पे वो ले जाएंगे, बनाने लगेंगे, जिससे कि केवल पीसफुल पर्पसेस में यूज हो सके भी। तो न्यूक्लियर जो थ्रेट है वो डिसअपियर हो जाता है इस तरह से। तो इस वजह से अमेरिका को काफी सोचना पड़ेगा। एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अमेरिका की जो प्राइम कंसर्न है वो चाइना है, ईरान से भी बड़ी। ईरान में वो चाहते तो है रिजीम चेंज, लेकिन उससे ज्यादा वो चाहते हैं कि चाइना बहुत तेजी से अमेरिका का कंपेटिटर बनता हुआ इमर्ज कर रहा है। उसकी इकोनॉमी भी लगातार बढ़ रही है, और बहुत सी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नई टेक्नोलॉजीज उनके पास बहुत आती जा रही। तो ये जो है उनकी पहली प्रायोरिटी चाइना को कंटेन करने की है। लेकिन इसराइल की पहली प्रायोरिटी जो है वो ईरान है। और हम सब जानते हैं इसराइल की जो वहां के ऊपर अमेरिका के अंदर जूइश लॉबी वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है। और उसका अलायंस है वहां के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, यानी डिफेंस इंडस्ट्रीज से उसका बहुत गहरा रिश्ता है, और उसके अलावा भी बहुत सा है। तो वो लोग जो है वो काफी हद तक मैं समझता हूं कि चाहेंगे कि वो युद्ध हो ईरान का। और हमने देखा है कि इसराइल, अमेरिका कहता जरूर है अमेरिका फर्स्ट, अगर ये कि बहुत से मसलों पे हमने देखा इसराइली फर्स्ट पॉलिसी पे अमल होता है। अगर इसराइल युद्ध छोड़ देता है तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बल्कि सिर्फ इसके कि वो इसराइल की समर्थन में ईरान के खिलाफ उतरे। हाँ, अभी मोसाद के एक रिटायर्ड ऑफिशियल ने ये भी बयान दिया कि एक पूरा 60 मिनट का इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह का जो पेजर अटैक हुआ था 16-17 सितंबर को, उसको करने में 10 साल की प्लानिंग लगी थी। अरे सब झूठ है, इनको कोई नहीं है इनके साथ। अरे वो जापान की कंपनी थी, जापान की कंपनी ने इनको सब दे दिया। ये सारी बातें इस किस्म की वो लोग करते रहते हैं कि हमने इतना किया, इतना स्ट्राइक किया। बहुत सिंपल था, इन्हीं की कंपनी वो बना रही थी, इनके पास सारा वेवलेंथ था, किस वेव पे चलता है, यूज हो रहा था, इन्होंने उसको डिस्टर्ब कर दिया पूरा। हाँ, सप्लाई यहीं से गई थी, उसी कंपनी से गई थी जो ये बना रहे थे। क्या मुश्किल था इनके लिए? 10 साल की प्लानिंग और 50 साल की प्लानिंग। 10 साल पहले ये टेलीफोन ही नहीं थे, ये तो पहले ये स्मार्टफोन थे कहाँ? हाँ, तो नहीं तो वो ये लोग प्रोपेगेंडे में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत आगे हैं इसराइल। हाँ, और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और इनके पास बहुत सपोर्ट बेस इनका बहुत है। यूरोप, अमेरिका, फिर उसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, ये सब एक अलायंस पार्टनर हैं। तो इनको हर तरह की मदद हर तरफ से मिल जाती है। तो सर हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर अभी भी हालात तो काफी गंभीर हैं और शायद आने वाले समय में नया साल कुछ ही दिनों दूर है, लेकिन आने वाले समय में शायद और गंभीर हो, इसमें भारत की भूमिका, जो हमारे एक वॉलंटियर भी पूछ रहे हैं अनुराग, की आपको क्या लगता है कि भारत की क्या भूमिका होगी या भारत पे क्या असर पड़ेगा अगर चीजें और बिगड़ती हैं? भारत के लिए सिर्फ एक चिंता है, वो तेल की सप्लाई सबसे बड़ी चिंता है। तेल की सप्लाई अगर डिस्टर्ब होती है तो भारत की इकोनॉमी पे सीधा असर पड़ेगा। देखिए हमारा पहले तो 80%, 80-85% तेल यहाँ से आता था। फिर यह है कि अब तो कम हो गया है क्योंकि रशिया से बहुत तेल हम लोग ले रहे हैं, क्रूड ऑयल। फिर उसके अलावा ये भी है कि हमारा 90 लाख इंडियंस वहां पे काम करते हैं। लगभग $200 बिलियन का ट्रेड है हमारा उस पूरे क्षेत्र से। और ये लोग जो काम करते हैं वो लोग तकरीबन 30 से $40 बिलियन हर साल भारत को भेजते हैं। फिर ये है कि हमारी
वहां से निवेश यानी इन्वेस्टमेंट भी आता है, और आने वाले समय में बहुत सी बातचीत चल रही है वो भारत के फेवर में इन्वेस्टमेंट और आने की संभावना है। इन देशों से भारत की भी कंपनीज वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। फिर उसके अलावा इंडिया चाहता है कि इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड हैफा कनेक्टिविटी बनाना, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है। वो भी खतरे में पड़ जाएगा, ऑलरेडी पड़ गया है इसकी इस युद्ध से हमास वाले। तो इस तरह के बड़े इम्पोर्टेंट, हमको भारत ही को नहीं पूरी दुनिया पे इस पर का असर पड़ेगा। और भारत के का ये खास तौर से खाड़ी का जैसा अगर ईरान पे अटैक होता है तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाता है। ईरान बहुत करीब है भारत से, पाकिस्तान से उसके बॉर्डर मिलते हैं। और फिर ये है कि ये गल्फ ऑफ हॉर्मूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी सी लेन्स यहीं से आती हैं और फिर आगे जाती है, इंडो पैसिफिक तक जाता है सारा ट्रेड वगैरह जो होता है, कमर्शियल शिपिंग और इन सब के लिए। तो इस वजह से भारत अगर ईरान पे अटैक होता है और ईरान से फिर ये फैल जाता है उस क्षेत्र में, तो भारत अफेक्टेड होता है। अदरवाइज भारत के अगर ये खाड़ी के क्षेत्र बचे हुए हैं तो तेल सप्लाई चलती रहेगी। हूतीस जो है वो भारत के जो जहाज पास हो रहे हैं उन पे जनरली अटैक नहीं हुआ है कुछ एक कोशिश, लेकिन के बाद को नजर। हाँ बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड। आपने बड़े अच्छे अच्छे सवाल किए और पूरे क्षेत्र को काफी उससे कवर भी किया। थोड़ा सा टर्की में और बात करने का मौका था, क्योंकि टाइम की कमी थी, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे। कोई बात नहीं। मुझे ये पूरा जो एपिसोड है इसके लिए बहुत बड़ा एक शाबाशी मिलने वाला है अपने पिताजी से। और मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा, सलाम बोलिएगा। हाँ हम बिल्कुल। उनको देंगे सब। तो इसके साथ सर बहुत 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 धन्यवाद कि आप आए। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक गंभीरता है आपके आवाज में और आपकी सोच में जो अम, इतने जल्दी जल्दी बदलते हुए समय में हमें थोड़ी सी ठहराव देती है कि रुक के सोचें। तो थैंक यू वेरी मच। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।